कोलकाता में हुए डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश हिल गया है। देश भर में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये घटना हुई थी 9 अगस्त को, पर इसी महीने ऐसी कई और घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें छोटी बच्चियां और नर्सेज भी शामिल हैं, जिनके साथ ठीक कोलकाता केस की तरह हॉस्पिटल में या वापस आते वक्त रेप हुआ है। भारत में रेप केसेस होना एक आम बात है। लगभग हर 20 मिनट में एक रेप होता है और ये उन रेप्स की बात है जो रिपोर्ट होते हैं। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर रेप होता क्यों है, क्या वो फैक्टर्स हैं जो भारत में रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इस मुद्दे को पूरी तरह समझ जाएंगे। अब इसके पहले कि हम एक रेपिस्ट के दिमाग में झांकने की कोशिश करें, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हम अभी उसे कैसे देखते हैं। क्या आपने नोटिस किया है न्यूज़ रिपोर्ट्स और पॉपुलर कल्चर में रेपिस्ट के बारे में कैसे बातें होती है? दरिंदा, शैतान, हैवान, मॉन्स्टर। न्यूज़ वेबसाइट्स पर रेप से रिलेटेड इसी तरह की इमेजेस लगाई जाती हैं कि एक लड़की का सर झुका है, वो अपना चेहरा छुपा रही है और काले बड़े हाथ उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, या एक काली परछाई उस पर हावी हो रही है। कुल मिलाकर हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है कि एक तरफ सब नॉर्मल लोग हैं जो अच्छे हैं, रेप जैसी बुरी चीज़ें नहीं करते, और दूसरी तरफ है खूंखार राक्षस जो समाज में रहने लायक नहीं है। वो रात में अपना शिकार तलाशते हैं, अकेली लड़की को देखकर हमला करते हैं। रेपिस्ट जो है वो हम में से एक नहीं है, वो एक राक्षस है, वो ईविल है, वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। इस ब्लैक एंड व्हाइट सोच से फ़ायदा ये होता है कि किसी को भी गहराई से इस विषय पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि रेपिस्ट आखिर बनते कैसे हैं। ये सोच एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है कि कुछ बुरे राक्षस घूम रहे हैं दुनिया में, बाकी सब सही है। पर क्या सच में ऐसा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के मुताबिक भारत में 2022 में कुल 31,516 रेप केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें से 96.6% केसेस में रेप सर्वाइवर और ऑफेंडर एक दूसरे को जानते थे। अगर इसे और डिवाइड करें तो टोटल रजिस्टर्ड केसेस में से 7.4% फैमिली मेंबर्स थे, 46% दोस्त, ऑनलाइन दोस्त, सेपरेटेड हस्बैंड्स या लिव इन पार्टनर्स थे, और 43% फैमिली फ्रेंड्स, पड़ोसी, एम्प्लॉयर या कोई और जान पहचान का व्यक्ति था। केवल 3.4% रेप केसेस अननोन ऑफेंडर्स के थे जो विक्टिम को नहीं जानते थे। तो ये आइडिया कि रेपिस्ट राक्षस या ईविल होते हैं और रेप की रिपोर्टिंग में इस तरह की इमेजेस का इस्तेमाल, ये सब थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये समस्या की जड़ तक नहीं जाता। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ आएगा कि असली रेपिस्ट कौन है और वो बनता कैसे है। रेप को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि रेप एवोल्यूशन में ही है। जिस तरह एवोल्यूशन से हमारे कई बिहेवियर प्रभावित होते हैं, जैसे हमें सड़े हुए खाने से घिन होती है क्योंकि एवोल्यूशन में वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ, ठीक वैसे ही ये थ्योरी कहती है कि हमारे एवोल्यूशन में कुछ पुरुषों ने महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करके बच्चे पैदा किए और इसलिए रेप इंसान के मन में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह है। तो जिन मर्दों को सेक्स नहीं मिलता वो रेप का सहारा लेते हैं ताकि उनके जीन्स आगे बढ़ते रहें। इस थ्योरी को एकेडमिक सर्कल्स में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है और अधिकतर फील्ड एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते। और ये थ्योरी छोटे बच्चों, बूढ़ी महिलाओं और जानवरों के रेप को भी एक्सप्लेन नहीं करती। आज की तारीख में लीडिंग और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी सूजन ब्राउन मिलर ने 1975 में दी थी अपनी किताब अगेंस्ट आवर विल में। ये थ्योरी है डोमिनेंस या पावर की। इसके अनुसार रेपिस्ट का प्राइमरी मोटिव सेक्स नहीं होता, बल्कि विक्टिम को डोमिनेट करना, उसे कंट्रोल में, उसे डरा कर रखना होता है। डॉक्टर विजय राघवन, जो सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि कई बार रेप महिला से बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का एक तरीका होता है। यहाँ न केवल उसकी सेल्फ इमेज तबाह करने की, बल्कि उसे समाज में बदनाम करने की भी मंशा होती है। अब ये फीलिंग इतनी कॉन्शियस नहीं होती कि मैं उसे डोमिनेट करना चाहता हूँ, बल्कि ये रिजल्ट है उस पूरे सिस्टम का जिसमें हम सब बड़े हुए हैं। वो सिस्टम जो लड़कियों को कंट्रोल में रखना चाहता है, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, जल्दी शादी करवा देना चाहिए, वो लड़कों से थोड़ी कमतर होती हैं। ये एटीट्यूड आज भी भारत के अधिकतर परिवारों में मौजूद है। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि अगर किसी परिवार में 2-3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि सबसे छोटा बच्चा एक लड़का ही होगा। लड़कियों को छोटा या इन्फीरियर मानने की यही सोच आगे चलकर तरह तरह के रेप मिथ्स और विक्टिम ब्लेमिंग को जन्म देती है। मधुमिता पांडे ने 2016 में तिहाड़ जेल में 100 से ज़्यादा कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया, ये जानने के लिए कि एक रेपिस्ट सोचता कैसे है। उन्होंने पाया कि सभी रेपिस्ट में कुछ कॉमन फैक्टर्स थे। महिलाओं के प्रति हॉस्टिलिटी या गुस्सा, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि पुरुषों की सेक्सुअल नीड्स महिलाओं से ऊपर है, और कंसेंट की समझ नहीं होना।
1984 में रिसर्चर्स ने 114 कन्विक्टेड रेपिस्ट का जेल में जाकर इंटरव्यू लिया और उन्होंने पाया कि रेपिस्ट कई तरह के जस्टिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं खुद के एक्शंस को सही ठहराने के लिए। और इनमें पहला जस्टिफिकेशन है कि महिलाएं ही पुरुषों को उकसाती हैं, वो भी इंटरेस्टेड होती है और लड़कों को सिड्यूस करना चाहती हैं। या तो वो खुद ऐसा करती हैं या तो लड़कों द्वारा अप्रोच किए जाने पर राजी हो जाती हैं। पर ये सोच हम सिर्फ रेपिस्ट में नहीं देखते, ये सोच एक्चुअली काफी प्रचलित है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम यही सिखा रहे हैं। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं, पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के। दूसरा बिलीफ रेपिस्ट के मन में ये होता है कि अगर किसी लड़की ने मना किया है तो वो अंदर ही अंदर हाँ कहना चाहती है, लेकिन आपको उसको मनाना पड़ेगा, थोड़ी ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। ये आइडिया कि ना का मतलब ना नहीं होता, ये रिसर्च में एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आता है। स्टडीज़ कहती है कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले लोग महिलाओं से होने वाले इंटरेक्शंस को मिस परसीव करते हैं, यानी एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है और उनके दिमाग में एक अलग ही स्क्रिप्ट चल रही होती है कि ये लड़की चाहती है कि मैं ऐसा करूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक 32 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की को 18 महीने और दूसरी को 4 महीने तक स्टॉक किया। वो उन्हें लगातार टेक्स्ट करता था, कॉल करता था, अप्रोच करता था, यहाँ तक कि वो खुद को उनका बॉयफ्रेंड भी बोलने लगा था। जब उस पर केस हुआ तो उसने कोर्ट में कहा कि उसने ऐसा करना बॉलीवुड मूवीज से सीखा है, जहाँ ये सिखाया जाता है कि लड़की का लगातार पीछा करते रहने पर ही वो मानती है। इनफैक्ट उसके लॉयर ने कहा कि ये भारतीय पुरुषों के लिए काफ़ी नॉर्मल बिहेवियर है और वो बंदा छूट गया। कोर्ट ने उसको जाने दिया। महिलाओं और पुरुषों के आपसी संबंध के बारे में डिस्टॉर्टेड आइडियाज़ का एक बहुत बड़ा सोर्स है बॉलीवुड की फिल्में। आमतौर पे ये टॉपिक जब भी छेड़ा जाता है तो हम कबीर सिंह जैसी फिल्मों की बात करते हैं, पर उससे बहुत पहले से ये हो रहा है। जर्नलिस्ट रीमा मौदगिल अपनी एक पोस्ट में डिटेल में बताती हैं कि कैसे 60s, 70s और 90s की भी बॉलीवुड फिल्मों ने मेल फीमेल रिलेशनशिप्स की एक अजीब सी इमेज लगातार लोगों के दिमाग में डाली है। ऐसे गानों और प्लॉट लाइन्स की कोई कमी नहीं है जिनमें लड़की पहले लड़के को मना कर देती है और फिर लड़का उसके पीछे पड़ जाता है, उसको स्टॉक करता है, ज़बरदस्ती छूता है, परेशान करता है और फिर लड़की भी मान जाती है। 2017 में हुई एक स्टडी ने 4000 बॉलीवुड फिल्मों में मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस को देखा और पाया कि मेल लीड्स को अक्सर अमीर, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल जैसे शब्दों से डिस्क्राइब किया गया था और फीमेल लीड्स को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। मेल लीड्स के लिए सबसे कॉमन वर्ब थी पीटना, मारना और शूट करना और फीमेल लीड्स के लिए शादी करना। तो ना का मतलब असल में छुपा हुआ हाँ होता है। इस आइडिया को प्रोपोगेट करने में बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ है। 1984 की रिसर्च पर दोबारा जाते हैं। तीसरा जस्टिफिकेशन जो रेपिस्ट अक्सर देते हैं वो ये कि महिलाएं अंत में उस चीज़ को एंजॉय करती हैं, उन्हें भी मज़ा आता है, भले ही उस केस में लड़की की डेथ भी हो गई हो। कुछ लोग तो ये तक कह देते कि उन्होंने उस लड़की की फैंटेसी पूरी की है। और यहाँ एक और इंटरनेट का करिश्मा आता है जो महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस को एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ बना रहा है, और वो है पोर्नोग्राफी। एक एंगल से देखें तो पोर्नोग्राफी हमें सही चीज़ लग सकती है कि भाई व्यक्ति की जितनी भी भड़ास होती है वो पोर्न के माध्यम से निकाल लेता है और असल ज़िंदगी में क्राइम नहीं करता। ये बात कुछ हद तक सही है। कुछ स्कॉलर्स और स्टडीज़ ने भी इन आइडियाज़ का एक समय पर सपोर्ट किया था, पर पिछले कुछ सालों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के कारण। भारत का स्मार्टफोन रेवोल्यूशन एक पॉर्न रेवोल्यूशन भी है। अधिकतर पोर्नोग्राफी मेल सेंट्रिक होती है। स्टडीज़ बताती है कि न केवल रेप को एक नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन की तरह दिखाया जाता है, बल्कि जो महिला होती है वो डरने के बावजूद बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउज्ड होती है, ऑलमोस्ट कोऑपरेट करती है और आखिरी में वो शर्मिंदा तो होती है लेकिन फिजिकली सेटिस्फाइड होती है। एग्जैक्टली वही चीज़ जो रेपिस्ट को लगता है कि होता है। साइकोलॉजिस्ट निकोलस ग्रॉथ अपनी किताब मैन हू रेप में 3 तरह के रेपिस्ट बताते हैं, जिनमें पहला है पावर रेपिस्ट। पावर रेपिस्ट अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भरने के लिए रेप का इस्तेमाल करता है। वो अक्सर वर्बल थ्रेट्स, हथियारों का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी फैंटेसी को पूरा कर सके। भारत में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहां रेप अक्यूज्ड अपने एक्शंस का वीडियो बनाते हैं। इसका एक कारण होता है सर्वाइवर को ब्लैकमेल करना और दूसरा वो अपने खुद के देखने के लिए बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान के लिए कितनी बड़ी पावर ट्रिप होगी। एक व्यक्ति इंटरनेट पर एक्सट्रीम सेक्सुअल कंटेंट देखता है जिसमें लड़कियों को पूरी तरह ह्यूमिलिएट किया जा रहा है और फिर वो जाकर खुद किसी लड़की को ह्यूमिलिएट करता है
और उसका वीडियो बनाकर बाद में देखता है। लेकिन क्या ये फैंटेसी सिर्फ कुछ हैवानों, कुछ गिनती के राक्षसों की है? बिल्कुल भी नहीं। 2018 में जम्मू कश्मीर में हुए कठुआ रेप केस में जिस 8 साल की लड़की का रेप हुआ था, उसके नाम की सर्च पॉर्न वेबसाइट्स पर पहले नंबर पर थी। यानी एक बहुत बड़ा सेक्शन लोगों का हमारे बीच घूम रहा है जिन्हें वो वीडियो देखना था। इनफैक्ट वो लोग हम ही तो हैं। पूरे देश में सबसे पॉपुलर पॉर्न वेबसाइट्स में से एक पे पहले नंबर पे कोई सर्च रिजल्ट ऐसे ही नहीं चला जाता। 2019 में तेलंगाना में हुए रेप और मर्डर के बाद भी यही हुआ। विक्टिम का नाम पॉर्न साइट्स पर था और एग्जैक्टली यही चीज़ अगस्त में हुए कोलकाता रेप केस में भी हुई है। पुलिस का कहना है कि प्राइम अक्यूज संजय रॉय के फ़ोन से बहुत ही वायलेंट और डिस्टर्बिंग पॉर्न वीडियोस मिले हैं और जिस तरह पुराने केसेस में कई लोगों को उस सिचुएशन से ज़्यादा रेप के वीडियो में इंटरेस्ट था, ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ है। कोलकाता डॉक्टर के रेप वीडियो की सर्चेस पॉर्न वेबसाइट्स पर फिलहाल टॉप पे चल रही हैं। एक सेकेंड रुको और सोच के देखो कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। कुछ लोगों ने रेप किया और हम में से ही न जाने कितने लोग हैं जो मन ही मन चाहते हैं कि काश वो उस सिचुएशन में होते। उन्हें वो वीडियो देखकर प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है। इसके बाद रेप कल्चर में आती है हमारी न्यूज़ मीडिया। जिस तरीके से रेप केसेस को मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। आज की तारीख में कई न्यूज़ के सोर्सेज हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह भी न्यूज़ सोर्सेज की तरह काम करते हैं। इसके अलावा न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीविज़न मीडिया है और न्यूज़पेपर्स हैं। ऐसे में आपकी अटेंशन को बनाए रखने के लिए सेंसेशनलिज्म का सहारा लिया जाता है। सनसनीखेज खबरें, कोई रेप केस हुआ है तो उसमें जाकर बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेना, उसमें नई से नई सनसनी खोज कर निकालना और कुल मिलाकर उसे एक एंटरटेनमेंट के पैकेज की तरह प्रस्तुत करना। मासूम का जिस्म नोचा, फिर उसे दफना दिया। उस हवेली में जो गया कब्र उसका बना दिया। जिस बस्ती में पैदा हुआ वो उस मिट्टी को रुस्वा किया। पिशाच भी थर्रा उठा जब हैवान से पर्दा उठा। हैवान की हवेली। ये वीडियो बिहार में 10 साल की एक बच्ची के रेप और मर्डर के बारे में है। आपने नोटिस किया इस क्लिप में वो सब हो रहा है जिसकी हमने अब तक बात की है। न्यूज़ रिपोर्ट को सेंसेशनलाइज करके एंटरटेनमेंट की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। गुनहगार को हैवान, पिशाच से भी बुरा और हम सबसे अलग कोई पाताल से आए हुए राक्षस की तरह दिखाया जा रहा है। नरेटर कुछ बोलता है जो कि राइम कर रहा है, फिर ढेर सारा म्यूजिक आता है, फिर वो दूसरी राइम बोलता है, फिर म्यूजिक आता है, फिर तीसरी राइम बोलता है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है तो क्या है? वैसे बिहार का ये केस अपने आप में काफ़ी डरावना था। उस रेपिस्ट के घर में पहले भी लोगों ने बच्चियों को जाते हुए देखा था और पुलिस से शिकायत भी की थी, पर कुछ हुआ नहीं। निकोलस ग्रॉथ रेपिस्ट की दूसरी कैटेगरी बताते हैं, सैडिस्टिक रेपिस्ट की। इस व्यक्ति को दूसरों को दर्द देने में ही सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। ये वो केसेस हैं जिनमें लंबे समय तक विक्टिम को बांधकर किडनैप करके रखा जाता है, लगातार टॉर्चर किया जाता है। इस तरह के रेपिस्ट काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, प्लान्स बनाकर चीज़ें करते हैं। वापस आते हैं मीडिया पर। इस तरह के सेंसेशनलिज्म से पब्लिक में रेप एग्जैक्टली होता क्या है, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन बढ़ता है। सोच के देखिए, बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच आमतौर पे किन केसेस को लेकर होता है? वो तब होता है जब क्राइम बहुत ब्रूटल हो, हॉस्पिटल में रेप और मर्डर, बस में रेप और मर्डर, रेप करके जिंदा जला देना एटसेट्रा। तो अगर रेप का मतलब होता है बहुत सारा वायलेंस, किडनैपिंग, एक से ज़्यादा पुरुष, लड़की की डेथ, तो फिर थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करने या झूठ बोलने वगैरह पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। एक तरह से हम ऑडियंस डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और इसीलिए कई रेपिस्ट आखिरी तक इस बात को मानते ही नहीं हैं कि उन्होंने रेप किया है। ज़बरदस्ती की है ये मान लेंगे, लड़की ने मना किया था ये भी मान लेंगे, पर रेप किया है ये नहीं मानेंगे। और ये स्टडीज कन्विक्टेड रेपिस्ट पर की गई हैं जो जेल में हैं, जिन पर साबित हो चुका है कि उन्होंने रेप किया है। पर उन रेपिस्ट का क्या जो जेल नहीं गए? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइकोलॉजिस्ट नील मैलमथ कहते हैं कि जेल में कैद लोग अक्सर जनरलिस्ट होते हैं। वो आपकी टीवी, घड़ी, कार चुराते हैं और वैसे ही कभी कभी सेक्स भी चुरा लेते हैं। लेकिन वो लोग जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और पकड़े नहीं जाते, वो अक्सर स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यही चीज़ मेन होती है, उनका यही काम होता है। भारत का इस सबसे क्या लेना देना? वेल, हमारे देश में अगर मैरिटल रेप को हटा भी दें तो भी 85% रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो केसेस रिपोर्ट होते भी हैं उनमें भी कन्विक्शन यानी सज़ा मिलने की रेट केवल 25 to 30% होती है। मैरिटल रेप को जोड़ने के बाद 99.1% केसेस रिपोर्ट नहीं होते। मतलब जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा घटनाएं एक्चुअल में हो रही हैं। तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में अनडिटेक्टेड रेपिस्ट हमारे बीच ही घूम रहे हैं।
इस सबसे पता चलता है कि उस अवेयरनेस की बहुत कमी है कि रेप एग्जैक्टली क्या होता है, कंसेंट क्या होती है और कब आपका एक्शन रेप बन जाता है। 1976 में एक पीएचडी कैंडिडेट ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि वो रेपिस्ट को एनोनिमसली इंटरव्यू करना चाहता है। उन्होंने 50 ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने रेप किया था पर वो कभी पकड़े नहीं गए, और उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि रेप करने का उनके जीवन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा और ना ही उनकी सेल्फ इमेज पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। कुछ पुरुषों ने तो ये तक कहा कि रेप करने से उन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आया है। इनफैक्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट पर की गई स्टडीज भी बताती हैं कि वो रेप को रिवॉर्डिंग समझते हैं। अगर रेप को हम साइकोपैथोलॉजी की नज़र से देखें तो रेपिस्ट में अक्सर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ASPD भी पाया जाता है। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस होती है, एग्रेसिव होते हैं, वो नियम कानून की परवाह कम करते हैं और उनका सबसे बड़ा ट्रेट ये होता है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझते तो हैं लेकिन उन्हें दूसरों को हर्ट करते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अब ये ऐसा नहीं होता कि किसी को ASPD है और किसी को नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम होती है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम। और अक्सर ऐसे लोगों के अपने माता पिता के साथ भी संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा या उससे भी ज़्यादा पिता के प्रति गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट इनमें देखा गया है। इसके अलावा बचपन में अनुभव किए गए ट्रॉमा, स्पेशली चाइल्डहुड फिजिकल अब्यूज़, रेपिस्ट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है दूसरे पुरुषों की तुलना में। तो कुछ इस तरीके से नेचर, वो कैसा पैदा हुआ है, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, और नर्चर, उसका बचपन, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, पूरी सोसाइटी, ये दोनों मिलकर काम करते हैं एक रेपिस्ट की सोच को बनाने में। अब तक हमने मोस्टली उन रेप्स की चर्चा की है जो विक्टिम्स को जानते थे, और जैसा हमने देखा अधिकतर रेप्स इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अधिकतर आउटरीच जिन रेप्स को लेकर होता है और जो मीडिया में भी ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंजर रेप्स। वही रात में कोई लड़की घर जा रही थी, उस टाइप से। उन स्ट्रेंजर रेप्स का क्या? 2018 में पब्लिश वुमेन सेफ्टी इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में माइग्रेंट एंग्जाइटी को गैंग रेप्स का एक बड़ा कारण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार काम की तलाश में गाँवों से शहर में आने वाले माइग्रेंट्स एक्सेप्टेड फील नहीं करते। वो जहाँ से आते हैं वहाँ महिलाओं का एक स्थान होता है, लेकिन शहरों में वो एकदम कुछ और ही देखते हैं। वो उनके लिए आइसोलेशन, अकेलेपन को बढ़ाता है। इसके अलावा शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिससे एक पावरलेसनेस की फीलिंग आती है। वहीं दूसरी ओर एडवर्टाइजमेंट्स और इंटरनेट लगातार एक लैविश लाइफस्टाइल के सपने दिखाते हैं। तो सबको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, इस फीलिंग से एक गुस्सा पैदा होता है। निकोलस ग्रॉथ पावर रेपिस्ट और सैडिस्टिक रेपिस्ट के बाद तीसरा टाइप बताते हैं एंग्री रेपिस्ट का। एंग्री रेपिस्ट का उद्देश्य होता है अपने विक्टिम को ह्यूमिलिएट करना, उसे नीचा दिखाना, विक्टिम के प्रति अपनी नफरत को एक्सप्रेस करना। तो लोग अपने जीवन में उस फ्रस्ट्रेशन को लेके घूम रहे होते हैं और फिर उनको दिख जाती है महिलाएं जो कि इजी टारगेट होती हैं, जो आराम से खुला घूम रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो उनके प्रति अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को निकालने का एक तरीका रेप होता है। अब इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर नजर डालें, कोलकाता रेप केस से संबंधित एक सेक्स वर्कर की क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। हम लोग रेप को कैसे रोक सकते हैं? हम लोग तो यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना। जो लड़की लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पर क्यों? लोगों ने इस चीज़ की बहुत तारीफ की और ये आइडिया कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करने से अच्छा तो सेक्स वर्कर के पास चले जाओ, ये काफ़ी प्रचलित है। कई लोगों को लगता है कि सेक्स वर्क बुरा तो है लेकिन वो समाज में एक नेसेसरी ईविल है, उसका होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो और क्राइम्स होंगे। साइंस इस आइडिया से सहमत नहीं है। डॉक्टर गैरी बार्कर, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में PhD रखते हैं, उनके अनुसार कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताती हो कि रेपिस्ट को उनकी हवस निकालने का एक रास्ता देने से रेप कम हो जाते हैं। इसके विपरीत सेक्स वर्क से एक ऐसी धारणा दिमाग में बनती है कि कुछ महिलाएं हैं ही मर्दों की सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए। इससे हम रेप कल्चर को बढ़ावा देते हैं, कम नहीं करते। और यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सेक्स वर्कर ये काम अपनी मर्जी से कर रही है। अधिकतर मौक़ों पर ऐसा नहीं होता। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया था ताकि वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल क्राइम्स को रोकने के लिए रिकमेंडेशंस दे सके। उनकी सबमिट की गई रिपोर्ट कहती है कि ये रिपोर्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात किए बिना अधूरी होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े कारणों में आता है महिलाओं और बच्चों का कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एक समय के बाद उन्हें इस सेक्सुअल अब्यूज़ की आदत पड़ जाती है और हम उसे ही प्रोस्टिट्यूशन बोल देते हैं कि वो तो अपनी मर्जी से कर रही है। तो सेक्स वर्क रेप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो छोड़ो, सोल्यूशन से उल्टी दिशा में कदम है। तो अब तक हमने देखा कि आम तौर पे जो रेप को लेकर के हमारे मन में धारणा होती है कि कहीं पर किसी बुरे इंसान ने किसी लड़की का रेप कर दिया और बात खत्म हो गई,
वो बिल्कुल सच नहीं है। जब हमने रेप कल्चर का थोड़ा एनालिसिस किया तो बात बॉलीवुड, पोर्नोग्राफी, न्यूज़ मीडिया, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इन सभी पर चली गई। इस वीडियो के लिए इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे लगने लगा कि रेप शायद हमारी सोसाइटी का केवल एक बुरा हिस्सा नहीं है जिसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और महिला पुरुष फिर सब खुशी से रहेंगे। शायद वो जैसी हमारी सोसाइटी है उसका रिजल्ट है। और जब तक जेंडर इम्बैलेंस, फीमेल फोर्टिसाइड, मिसोजिनी और पुरुषों में कंसेंट और महिलाओं को लेकर अवेयरनेस की कमी रहेगी, तब तक रेप और इससे रिलेटेड क्राइम्स होते रहेंगे। फिर मैंने जाना कि ऐसा केवल मुझे नहीं लगता, कई एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। डॉक्टर विजय राघवन लिखते हैं कि हम इस सिचुएशन को बदलने का जितना बोझ सिर्फ और सिर्फ कानून को सख्त करने पर डालेंगे, उतना हम इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने से दूर जाते जाएंगे। इसका सॉल्यूशन है महिलाओं के साथ होने वाली इस तरह की घटनाओं और उन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को हमारे समाज का और अपना ही एक हिस्सा जानना और अपने अंदर और समाज के अंदर इसका समाधान ढूंढना। ऑफ कोर्स सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रिक्ट लॉज, कामकाजी महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर करना, इन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतने से प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है एजुकेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन। ऐसा ही एक एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम 2016 में ब्रेक थ्रू नाम की संस्था ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में। उन्होंने लक्ष्य रखा कि वो 11 से 19 सालों के 1.5 लाख बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में सिखाएंगे। 2016 से 2021 तक चले इस प्रोग्राम के रिजल्ट में उन्होंने पाया कि लड़के लड़कियों की एवरेज शादी की उम्र बढ़ गई थी, बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट होना कम हो गया था और महिलाओं के खिलाफ हिंसा काफ़ी कम हो गई थी। यहाँ तक कि लड़के अपने घर के काम में भी हाथ बटाने लगे थे। इसी तरह के और प्रोग्राम्स ब्रेक थ्रू ने देश के दूसरे प्रदेशों में भी किए हैं, जैसे हरियाणा, बिहार और झारखंड के शहरों में तारों की टोली नाम का प्रोग्राम। और सभी प्रोग्राम्स का पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें देखने को मिला। बच्चों की और उनके माता पिता की भी सोच बदली है। फिलहाल तो भारत वो देश है जहाँ फीमेल्स के साथ भेदभाव उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड अर्थात कन्या भ्रूण हत्या भारत में एक कॉमन प्रैक्टिस है। 2018 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत में 6.3 करोड़ मिसिंग लड़कियां हैं, क्योंकि जब वो गर्भ में थी तभी उनके जेंडर टेस्ट से ये पता करके कि ये लड़की है उन्हें अबॉर्ट कर दिया गया। इसके अलावा जिस चीज़ को हमने वीडियो में पहले मेंशन किया था, भारत में लड़कों की प्रेफरेंस, उसके कारण 2.1 करोड़ लड़कियां अनचाही हैं, क्योंकि माँ बाप पहले बच्चे के बाद तब तक बच्चे पैदा करते जब तक लड़का नहीं हो जाता। तो बीच में जितनी भी लड़कियां हुई हैं वो एक्चुअली में चाहते ही नहीं थे कि वो हो। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेपिस्ट को एक अलग इंसान की तरह देखना तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। कोलकाता रेप केस को लेकर के आउटरीच एकदम जायज़ है, जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आउटरीच सिलेक्टिव है। और फिर मीडिया के बारे में तो क्या ही बोले, कौन सा किसी के बोलने से वो लोग सुधरने वाले हैं। हालांकि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सजेस्ट करते हैं कि रेप केसेस को सेंसेशनलाइज करने के खिलाफ प्रेस रेगुलेशन होना चाहिए। जो महिलाओं के डरते और कांपते हुए इलस्ट्रेशंस की हमने बात की, उसके बजाय प्रोटेस्टर्स की फोटोज इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसी इमेजेस जिनमें महिलाओं को मजबूर नहीं दिखाया जा रहा हो या उसका फोकस ऑफेंडर पर हो। फाइनली इस वीडियो की रिसर्च में मैंने वाई मेन रेप नाम की किताब का बहुत सहारा लिया है। अगर आप डिटेल में इस विषय को समझना चाहते हैं तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के रेप कल्चर पर इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो जिनमें हम एक स्पेसिफिक केस में जस्टिस की मांग तो करें, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल्स को भी सुधारने पर जोर दें। धन्यवाद।